हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वीं के सिविक्स के बुक साथ में, तो बन रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, कल भी वीडियो बनाए थे, लेकिन कल वाला वीडियो में आवाज़ ही नहीं था, गायब हो गया था। पता नहीं क्या टेक्निकल प्रॉब्लम था, आवाज़ें गायब हो गया था। इसलिए आज फिर से देखिए बनाया हुआ, लिख लिख के समझाए हैं, पढ़ पढ़ के, लेकिन फिर आज क्या करना पड़ा, बनाना पड़ रहा है। तो चलते हैं, देर न करते हुए चलते हैं पवन टीचिंग सेंटर की ओर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। देखते हैं पहला, कल हम इसके पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ तक, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। कर हम लोग कल पढ़ चुके थे संघ सूची। संघ सूची तीन सूची, भारत संविधान में 3 सूची है, एक राज्य सूची है, केंद्र सूची है, और एक संघ सूची। राज्य सूची के कुछ अधिकार है कि केंद्र सूची के कुछ अधिकार उसमें, जिसमें दोनों का, राज्य का अधिकार, केंद्र का अधिकार, दोनों का अधिकार उस संघ सूची के अंतर्गत आता है। ये अधिकारों मिलते हैं। करा भारतीय संघ में भी कुछ राज्य को विशेषाधिकार प्राप्त है। करा भारतीय संघ में भी अगर देखा जाए तो कुछ राज्य ऐसे जिसका विशेषाधिकार प्राप्त है। कौन अधिकार? विशेषाधिकार प्राप्त है। जैसे कि भारत में जम्मू कश्मीर, जैसे कि कौची में, भारत में कौन कश्मीर, जम्मू कश्मीर। भारत में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। कौन कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। इसका अपना संविधान है। इसका किसका संविधान है? इसका अपना संविधान है। किसका संविधान है जी? इसका अपना संविधान है। किसका अपना संविधान है? इसका अपना संविधान है। मतलब जम्मू कश्मीर का एक अपना संविधान है। बिना उसकी सहमति के भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को वहां लागू नहीं किए जा सकते हैं। बिना जम्मू कश्मीर के, इसका जम्मू कश्मीर तो अपना संविधान है, अब बिना जम्मू कश्मीर के सहमति के द्वारा भारतीय जो नियम है, कानून है, उसे यहाँ पर लागू नहीं कर सकते हैं। इसके स्थानीय निवासियों के ने अतिरिक्त कोई भारतीय नागरिक वहाँ जमीन या मकान नहीं खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखा जाए, निवासी जो है, अतिरिक्त कोई भारतीय नागरिक है, वहाँ क्या कर सकता है? न तो जमीन खरीद सकता, न तो मकान खरीद सकता, नहीं मकान बना सकता है। कौन सा विधान? ये विशेष राज्य के दर्जा से कश्मीर को यह प्राप्त था। आदि भारत ने कई अन्य राज्यों में, अरुणाचल, सिक्किम, मणिपुर, भारत ने कई अन्य राज्यों को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ, जैसे अरुणाचल प्रदेश को, सिक्किम को, मणिपुर को, आदि को। इस सब के क्या किया हुआ? दिया हुआ के लिए भी कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस सारे के लिए भी कुछ किए गए, कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं। कौन क्षेत्र है जी? कई ऐसे क्षेत्र हैं वो अपनी भौगोलिक आकार या अन्य कारणवश स्वतंत्र प्राप्त नहीं बन सकता है। यही कारण, बहुत सारे भौगोलिक कारण भी ऐसा है जो अन्य कारणवश क्या कर सकता है? स्वतंत्रता प्राप्त नहीं बन सकता। इन्हें किसी नहीं बन सकता। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत का विलय करना भी संभव नहीं है। अगर ऐसा कोई मौजूदा प्रांत है और उस प्रांत को दूसरे प्रांत में मिलाना भी संभव नहीं है। इन क्षेत्रों का शासन चलाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। वैसे क्षेत्र को है जो क्या कहलाता है? केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है। इन जो ऐसे विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ, वैसे क्षेत्र को जो सरकार चलाने का इजाजत किसको दिया है? सरकार दिया है, केंद्र सरकार को। कौन सरकार? केंद्र सरकार। किसको दे दिया जी? केंद्र सरकार को दिया। केंद्र सरकार को दे दिया गया है। इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। वैसा शासन जहां पर केंद्र सरकार का हो, उसी को हम लोग कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। नाम सुनोगे, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, अरुणाचल, दमन और दीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इक्याची सारे क्या जिसके नाम लिए, सारे कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्या केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्यों नाम पड़ा इसको केंद्र शासित प्रदेश? जिसमें केंद्र का शासन हो, उसी को क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली इत्यादि ऐसे क्षेत्र, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। ये सब कौन प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो सर केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। कह रहा भारतीय संविधान को कठोर बनाया गया है। कौन संविधान को? भारत के जो संविधान उसे क्या बना दिया? कठोर बनाया गया, ताकि केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों के बंटवारे में आसानी से एवं राज्यों की सहमति के बिना
फेरबदल नहीं किया जा सकता। इसे कहा जाता है कि बहुत सारे क्या चीज़ बनाए गए, भारतीय संविधान में कठोर नियम बनाए गए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अधिकारों का बंटवारा किया गया, आसानी से सहमति नहीं होगा, तो आसानी से सहमति, राज्यों की सहमति के बिना फेरबदल नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार के एक अलग दर्जा मिला हुआ, अलग शक्ति मिला हुआ, पृथक शक्ति मिला हुआ, तो वो कोई भी नियम कानून को लागू कर सकता है और भारत राज्य सरकार को बिना पूछे सहमति के बिना, ऐसा संभव नहीं है। जैसे केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर के धारा 370 को हटाया गया, तो सिर्फ अपने नहीं, कम से कम उसका आधा, जितने राज्य हैं यानी कि 28 राज्य, तो 28 राज्यों के आधा यानी कि 14 राज्यों का सहमति होना चाहिए। उसमें राज्यसभा में, विधानसभा में 2/3 भाग से क्या चाहिए, वोट पारित होना चाहिए। जितने उसमें विधान पर सभा में जितने प्रतिनिधित्व रहेंगे वहाँ पर उसका 2/3 भाग का रहना चाहिए, सहमति रहना चाहिए, यानी कि 3 में से 2 को कहेगा कि हाँ हम रहे हैं। जैसे अगर 300 है तो 300 में 200 आदमी कहना चाहिए कि हाँ हम क्या चाहिए, चाहते हैं कि 370 रह जाए, तभी हटा से। इतना आसान नहीं कि कोई नियम कानून को क्या कह सकता था, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बिना पूछे हुए क्या कर सकता है, फेर या बदल कर सकता है। ऐसे किसी भी बदलाव को संसद के दोनों सदनों में 2/3 कै तिहाई 2/3 मतलब 3 गो में से कै गो के 2 गो बहुमत स्वीकृत होना मिलने आवश्यक है। यानी कि 3 गो में अगर रेशियो में 2:3 की, यानी कि 2 गो के सहमति होना, अगर 3 व्यक्ति उसमें 2 गो है, यानी कि 370 मान लीजिए टोटल 300 सीट है, 300 सीट में 200 क्या चाहिए होना चाहिए, 200 कहेगा कि हाँ इस नियम को बदला जाइए तो बदलाएगा, 100 नहीं कहेगा तो भी बदला जाएगा। इसी को कहते हैं 2/3 होना चाहिए आवश्यक है। फिर उसे कम से कम आधे राज्य की विधान सभाओं में मंजूरी कराना आवश्यक है। यही कारण है कि उसमें कम से कम आधे राज्यों में विभाग के कुछ करना चाहिए, सभाओं में मंजूरी कराना चाहिए, आधा राज्य होना चाहिए। यानी कि ये तो बोले 28 राज्य टोटल है, 28 राज्य के विधानसभा में, कौन सभा में, हर एक राज्य में विधानसभा होता है, हर एक 28 राज्यों के कम से कम आधा यानी कि आधा विधानसभा यानी 14 राज्यों के विधानसभा में मंजूरी होना चाहिए। 14 राज्यों की विधानसभा में क्या होना चाहिए, मंजूरी होना चाहिए। यानी कि कैसे विधानसभा में जितने सीट है उसका आधा होना चाहिए, 50% मंजूरी होना चाहिए, तभी वो नियम बदला जा सकता है। इन्हीं की राज्य भी कह देगा तो राज्यों के खाली कहने से नहीं हो जाएगा, राज्य के विधानसभा के 50% वोट होना चाहिए। इसमें कह रहा स्वतंत्रता एवं सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जिसे संविधान की व्याख्या केंद्र और राज्य के झगड़े निपटाने के साथ केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा, कौन सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, कोई भी राज्य की तरफ झगड़ा हुआ था केंद्र सरकार उसको निपटाएगा, द्वारा निपटाया एवं कानून की जांच करने के लिए संविधान के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध गैर कानूनी घोषित किया जा सकता है। करा कि जो होता है न्यायपालिका, हम होता है कौन पालिका, न्यायपालिका, इसको और कौन न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायपालिका को हाई कोर्ट कहते हैं, नहीं सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, SC सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। देखिए कल हम समझाए थे लेकिन वीडियो में आवाज़ ही नहीं पाया, इसलिए कल वीडियो अपलोड भी नहीं हो पाया था। देखिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार और सेंट्रल सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या है, दोनों में कोई विवाद हुआ, इस विवाद को कोई चाहे कोई नियम बना, कानून बना, संविधान में कोई संशोधन हुआ, नियम बना, कानून बना, अब इसको ही जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट, जांच करेगा, हाई कोर्ट पहले जांच करेगा, हाई कोर्ट भेजेगा सुप्रीम कोर्ट कि हाँ ये रूल नियम जो है संविधान के मुताबिक है या संविधान के मुताबिक नहीं है। यदि संविधान के मुताबिक रहेगा तो इस रूल नियम को क्या किया जाएगा, पारित किया जा सकता। यदि संविधान के मुताबिक नहीं रहेगा तो इसको क्या चाहिए, इस नियम को, कानून को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन इसके भी विरोध है कि जो संविधान में गैर कानूनी, जो संविधान में नहीं है उसे हम संविधान में संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़कर भी कानून बना सकते हैं। सरकार चलाने एवं अन्य जिम्मेवारियों के निर्वाह के लिए जरूरी राजस्व की उगाहने के लिए केंद्र एवं राज्य को कर लगाने एवं संसाधन जुटाने का अधिकार प्राप्त है। अगर देखा जाए सरकार चलाने एवं अन्य जिम्मेवारियों में निर्वहन के लिए जरूरी राजस्व, कौन राजस्व, जरूरी राजस्व उगाहने करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के लिए क्या होना है, संसाधन जुटाना है। जो चीज़ जरूरी होगा केंद्र सरकार के लिए संसाधन, इसको क्या करना पड़ेगा, जुटाना पड़ेगा। कौन टाना पड़ेगा, जुटाना पड़ेगा। देखते हैं आगे हम लोग चलते हैं संघीय व्यवस्था का कार्यान्वयन, किस प्रकार से संघीय व्यवस्था है जो किस तरीका से कार्य करता है, जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे या उसको जानने का प्रयास करेंगे। ऊपर हमारे भारतीय संसदीय व्यवस्था, कौन व्यवस्था, भारतीय संसदीय व्यवस्था के संवैधानिक एवं संस्थागत प्रावधानों की चर्चा की
लेकिन संघीय व्यवस्था के कार्यक्रम के लिए लिखित संवैधानिक प्रावधान ही पर्याप्त नहीं होता है। अगर देखा जाए कि संस्थागत प्रावधानों की चर्चा किया जाए, लेकिन संविधान व्यवस्था को जो भी कार्यान्वयन है, जो कार्य किया जाता है, वो लिखित संवैधानिक प्रावधान में प्राप्त नहीं होता। ऐसा जरूरी नहीं कि जो भी काम कर रहे हैं जो क्या है संविधान में लिखा ही गया है। संघीय सिद्धांत, कौन सिद्धांत? संघीय सिद्धांत का कार्यान्वयन, कौन बन जी? कार्यान्वयन राजनैतिक, सांस्कृतिक, विचारधारा, इतिहास, वास्तविकता से निर्देशित है। जो संघीय सिद्धांत है, संघ में जो कुछ संघीय सिद्धांत यानी कि जो संसद में जो सिद्धांत बना है, नियम बना है, कानून बना है, रूल बना है, वो रूल राजनीतिक दृष्टिकोण से बनाया गया है, सांस्कृतिक और विचारधारा की दृष्टि, हम लोग जहाँ कैसे संस्कृति में रहते हैं, किस तरीके से विचारधारा, उसके हिसाब से बनाया गया है। इतिहास के हिसाब से बनाया कि हमारा इतिहास क्या रहा, हमारा पूर्वज क्या है, इसके हिसाब से सोच समझ कर बनाया गया। वास्तविकताओं के इस सारे चीज़ों को लेकर वास्तविक हमारा देश में क्या चीज़ का वास्तविकता है, कैसा है, उस सभी चीज़ों को लेकर निर्देशित किया गया। अगर संघीय इकाई में आपसी विश्वास, सहयोग, सम्मान और संयम की संस्कृति रहती है, अगर देखा जाए जो संघीय इकाई है उसमें आपसी विश्वास, सहयोग रहे, सम्मान रहे, संयम या संस्कृति रहे, तो संघीय व्यवस्था का कार्यान्वयन आसानी हो जाता है। तो जिस तरीके से सभी का संयम, अगर हम जो नियम चल रहा है, रूल चल रहा है, कानून चल रहा है, इस सभी नियम, रूल, कानून को अगर क्या किया जाए, विश्वास मान लिया जाए कि हाँ, विश्वास रखा जाए कि हाँ इस तरीके से चलाया जा रहा तो ठीक चलाया जा रहा है कि नहीं खराब चलाया जा रहा। सभी का सहयोग होना चाहिए इन नियम कानून को पालने के लिए। ऐसा थोड़ी ना कि पुलिस आया और पूरा पब्लिक का सहयोग नहीं है तो पुलिस का क्या पकड़ के किसी गांव से लेकर चल जाता था, नहीं लेके जा सकता। तो पब्लिक का भी सहयोग होना चाहिए कि सही कराए लेके जा रहा है। सम्मान होना चाहिए, पुलिस की नज़र में हम लोग को सम्मान होना। ऐसा थोड़ी ना पुलिस को हम लोग सम्मान देते हैं, उससे डरते हैं तब तो पुलिस है, तो क्या चीज़ कर लेगा, वो भी तो एक प्रकार का इंसान है। हम चाहेंगे उसके बात नहीं मानेंगे, अब बहुत सारा भीड़ जुटा के उसको कुछ भी करने के लिए तैयार करवा देंगे, तो क्या वो भी अकेले को क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। और संयम की संस्कृति रहनी चाहिए, और इस सारा चीज़ करने के लिए संयम को क्या चीज़ करना है, संस्कृति के रहना चाहिए, सम्मान रहना चाहिए, सब पर विश्वास रहना चाहिए, संविधान पर सबको विश्वास होना चाहिए, संविधान का पालन करने के लिए सहयोग देना चाहिए, इसका संविधान का सम्मान करना चाहिए, और संविधान को संयम के हिसाब से इसको क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो संघीय व्यवस्था का कार्यान्वयन आसानी हो जाता है। तो संघीय व्यवस्था का कुछ हो जाता है, कार्यान्वयन आसानी हो जाता है। राजनीतिक दलों की, कौन दलों, राजनीतिक दलों की उपस्थिति, सत्ता में साझेदारी, किस में साझेदारी, सत्ता में साझेदारी करा, सत्ता में साझेदारी कि उनके प्रयत्न एवं व्यवहार से भी संघीय व्यवस्था की सफलता या असफलता निर्धारित है। अगर देखा जाए सत्ता में साझेदारी है, अगर वो संयम से काम ले रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, सही और क्या आपसी विश्वास बना हुआ है, तभी ये चल सकता साझेदारी, नहीं तो चलने वाला सफल नहीं असफल हो सकता है। यदि कोई इकाई प्रांत, भाषाई आधार पर, समुदाय पर, विचारधारा पर सत्ता का अधिकार चलाता है, या कोई भी समुदाय है, कोई भी क्षेत्र है, कोई राज्य अपना धर्म के हिसाब से, क्या हर एक राज्य में एक ही प्रकार का, हर एक लोगों का रहने वाले लोगों को एक ही विचारधारा तो नहीं हो सकता है, बिल्कुल अलग अलग वो विचारधारा हो सकता है। समुदाय भी एक ही नहीं हो सकता, अलग अलग हो सकता है। और सभी का भाषा भी क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है कि अलग अलग होता ही है। अब ये चाहेगा कि हम भाषा को क्या करें, हम अपने कोई सरकार, मान लीजिए कोई एक प्रकार का क्या व्यक्ति जीत गया, अब वो जाके बैठ गया, अब वो कहेगा कि हम जो एक प्रकार के व्यक्ति हैं, हम भी भगवान को मानते हैं, और चाहे भी कोई भी धर्म हो, किसी को मानते हैं, उसी को सबके मानना पड़ेगा। तो क्या करेगा, सत्ता में अधिकार नहीं कर रहा, ये हम पर थोप रहा है। आपने कहेगा कि जब भी जो भी बोलेगा तो समुदाय, कोई समुदाय नहीं, सिर्फ यही समुदाय रहेगा, कोई भी नहीं, यही भाषा, जो हम भाषा बोलते हैं वही भाषा बोलेगा। क्या ऐसा कितना दिन तक सरकार चल सकता है, ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। ऐसे में जनता के विरोध, एक दिन उग्र आएंगे, उग्र होकर विद्रोह हो गए, विद्रोह करके तख्ता पलट कर दिया जाएगा और शासन खत्म हो जाएगा। इसके लिए प्रयत्नशील होता है, और यही एक अधिकार के लिए क्या होता है, सभी प्रयत्नशील होता है। अन्य इकाइयों, प्रांत या भाषियों, अन्य समुदाय को जो इस प्रयत्न के साथ नहीं है या जिन पर यह सत्ता थोपी जा रही है, मानिए कि जो भी कोई समुदाय का नहीं है, वो कहता है कि यह समुदाय का आपको रहना पड़ेगा, और सत्ता को थोपे जा रहा है कि हम जो भाषा में बोलते हैं वही भाषा बोलना पड़ेगा, हम जिस देवी देवता को मानते हैं उसी देवी देवता को मानना पड़ेगा, हम जिस धर्म का पालन करते हैं उसी धर्म का पालन करना पड़ेगा। तो क्या होगा,
ये कहा जा सकता है एक प्रकार से स्वतंत्रता नहीं है, अपना तानाशाही अपना अपना बात को क्या कर रहा है, सौंप रहा है, थोप रहा है, या सत्ता में साझेदारी के रूप में उनकी अनदेखी की जा सके रही। ऐसा भी हो सकता है कि सत्ता में उनको क्या किया जा सकता है, अनदेखी किया जा सकता है, उनके भाषाओं को नहीं माना जा रहा है, उनके समुदाय को वैल्यू नहीं महत्व नहीं दिया जा रहा है, उनके विचारधाराओं को महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो क्या कर सकते हैं, उनको अनदेखा सकते हैं, एक अलग भाषा में कह सकते हैं, उनका अनदेखी किया जा रहा है। अलग होने के मांग अनदेखी किया जा रहा है, उन्होंने जिसने विरोध असंतोष पनपता, जिसके कारण क्या विरोधी उनके अंदर विरोधपन पनपेगा, असंतोष का भावना पनपेगा। ऐसी स्थिति में नाराज इकाइयों विरोधी प्रदर्शित करती है, और यही कारण होता है कि ऐसे में जो नाराज होता है वो विरोध क्या करता है, विरोध का प्रदर्शन करता है, अलग होने की मांग करता है, विरोध के साथ साथ कहता है कि नहीं हमें अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, हमें अलग देश का दर्जा दिया जाए, अलग अलग चीज होते हैं। हिंसा का सहारा ले सकती है, किसका सहारा ले सकती है, हिंसा का सहारा ले सकती है। नौबत गृह युद्ध आ जाता है, गृह मतलब अपने घर में क्या चीज हो जाए, अपने देश में ही हो जाए, लड़ाई हो जाए एक दूसरे से, हमको अलग राज्य का दर्जा चाहिए या हमको अलग देश बना दिया जाए, अपने राज्य में लड़ झगड़ रहा, वो कौन युद्ध कहलाता है, गृह युद्ध कहलाता है। जैसे घर में घर लड़ता तो घर वाला युद्ध कहलाता है, उसी गृह युद्ध कहलाएगा। विघटन का जा सकता है, विघटन तक जा सकता है, ऐसा नौबत तो ऐसा ना आ सकता है कि गृह युद्ध हो सकता है, विघटन मतलब टूट सकता है, दो राज्यों अलग राज्यों में टूट के बंटवारा हो सकता है, देश में भी बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति आ जाएगा कब, जब सत्ता थोपी जाएगी तब। विश्व के बहुत सारे देशों को इस तरह के अनुभवों से गुजरना पड़ा है। अगर देखा जाए विश्व के इन देशों को इस तरह के अनुभवों से क्या करना पड़ा है, गुजरना पड़ा है। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। आइए अब हम विश्व के कुछ ऐसे देशों को उदाहरण लेते हैं जहां क्षेत्रीय भाषा विविधताओं के सम्मान देने के लिए संघीय व्यवस्था अपनाई गई, लेकिन सत्ता में साझेदारी के प्रभावकारी साधन के रूप में यह संघीय व्यवस्था कितनी कारगर सिद्ध हुई, विश्लेषण करते हैं। आइए हम इस उदाहरण के माध्यम से उन देशों को भी देखते हैं जिसमें सत्ता को क्या किया गया, विधायकों को संघीय व्यवस्था था लेकिन सत्ता को थोपा गया, साझेदारी से सत्ता नहीं चलाया गया, उस पर थोप दिया गया कि ये रूल को, ये नियम को, ये कानून को मानो। तो वहाँ का जो चला कितना दिन तक वो सिद्ध हुआ, क्या वो सही सिद्ध हुआ कि गलत सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ तो कितना दिन तक वो ऐसा सत्ता चला या सत्ता नहीं चला, जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे या जानकारी प्राप्त करेंगे। सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ विश्व की एक महान शक्ति के रूप में उभरा, लेकिन 1989 के बाद अनेक स्वतंत्र राष्ट्रों में उनका विघटन हो गया। अगर कहा जाए, देखा जाए तो सोवियत समाजवाद गणराज्य जो है, जो विश्व में एक बहुत सा बड़ा राज्य के सामने उभर कर सामने आया, एक स्वतंत्र राष्ट्र में कब आया, 1989 में उभर कर सामने आया, लेकिन उसका विघटन हो गया। विघटन मतलब कुछ एक पूरा राज्य था, टूट के अलग अलग ऐसे राज्यों में क्या हो गया, बट गया, 4, 5, 7 देशों में बट गया। जैसे देखते हैं सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण वहां शक्तियों का जमाव एवं अत्यधिक एकाधिकार की प्रवृत्ति था। सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, सोवियत संघ कैसे टूट गया, इसका मुख्य एक ही कारण है, ये था, क्या था, शक्तियों का जमाव। शक्तियों का जमाव मतलब कुछ सभी शक्ति एक ही लोगों के पास चला गया था। अत्यधिक केंद्रीकरण, यानी कि लोग अपना ही भाषा को थोपने के लिए क्या थे, तैयार थे। रूस क्या काम कर रहा था कि वो अपने संस्कृति, अपने धर्म, अपने लोगों को ऊंचे ऊंचे पद पर रखकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा था, जो कि लोकतंत्र के लिए संभव नहीं है। सोवियत राजनीतिक प्रणालियों की धुरी राष्ट्र मतलब कुछ खाड़ी प्रदेश कहते हैं, उधर के जो भी अलग अलग है, जो साम्यवादी दल था, इतने में उज्बेकिस्तान तथा अन्य भिन्न भाषा संस्कृत वाले क्षेत्रों में आकांक्षाओं, हितों की अनदेखी तथा उस पर रूसी आधिपत्य के प्रयत्न ने भी विघटनकारी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। क्या हुआ, इसके कारण संस्कृति यहाँ से हुआ। उज्बेकिस्तान में देखा जाए, उज्बेकिस्तान है जो किसका, सोवियत संघ का एक हिस्सा था, उसमें 1989 में सोवियत रंग का था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये विघटित किया गया, इसको अन्य राष्ट्रों से क्या किया गया, बढ़ावा नहीं मिला, इसलिए अन्य राष्ट्रों से इसे हटा दिया गया। इसको क्या, उज्बेकिस्तान पर इससे अपना भाषा, अपना सत्ता थोपा देने जाने लगा।
अन्य राष्ट्रीयताओं ने जातियों को शिकायत की और यहाँ पर सभी लोगों ने क्या किया, विघटनकारी की प्रवृत्ति को ऐसी बढ़ते चला गया और सभी राष्ट्र धीरे धीरे इसको क्या करने लगा, राष्ट्रीयवाद और जातियों को शिकायत भी की। संघ के सबसे बड़े गणराज्य रूस की भाषा एवं संस्कृति पर उस पर थोपी जा रही थी। शिकायत क्या करने लगा सभी समुदाय के लोग कि रूस अपना भाषा को थोप रहा, कि सभी बोलेगा रूसी भाषा ही बोलेगा, सब बोलेगा जो क्या चीज बोलेगा, सब किस संस्कृति को फॉलो करेगा, रूसी संस्कृति को फॉलो करेगा। उज्बेकिस्तान का धर्म अलग था, समुदाय अलग था, उसका भाषा अलग था, उसका संस्कृत अलग था, लेकिन रूस कहता था कि क्या चीज करो, इसी भाषा में बोलो, यही भाषा का उपयोग किया सभी को करना पड़ेगा, ये इसी संस्कृति को मानना पड़ेगा, जिसके कारण यहाँ पर लोगों के मन में असंतोष का भावना पैदा हुआ। हम लोग जानते हैं जब भी किसी के अंदर में असंतोष का भावना पैदा होगा तो उसके अंदर विरोधी का भावना आएगा। सत्ता की हिस्सेदारी में रूसी मूल के नागरिक की प्रधानता थी। अगर देखा जाए सत्ता की हिस्सेदारी में रूसी मूल के क्या था, नागरिकों का प्रधानता था, यानी कि जो भी जितना भी बड़े बड़े अधिकार था, प्रधान हेड ऑफिसर थे, सब रूसी मूल के थे, यानी कि रूसी लोग ही थे। और किसी भी बहुत सारे लोग वहाँ पर थे, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यूक्रेन और बहुत सारे देश थे। इस सब में कहता था कि सबसे ज़्यादा जो हेड ऑफिस हर एक विभाग का हेड होता था रूसी व्यक्ति थे। 1986 में 1986 दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने एक दोस्तों के साथ कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, जिससे हमें और मोटिवेट मिल सके और इससे प्रश्न को और हम बना सकें। अगर किसी प्रकार की दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता सकते हैं। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहें, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यही से। PTC कौन TC जी, PTC। आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या कर रहा है जो देखते हैं। आगे कह रहा है कि बढ़ते में रूस में यद्यपि पूरी आबादी का 52% से लेकिन 52% थे, लेकिन तत्कालीन केंद्रीय समिति में 85% सचिव थे। रूसी जो पूरा आबादी का जितना सोवियत संघ का उसका आबादी का कितना 52% था, लेकिन उसके जितने भी थे 85% जितने भी हेड ऑफिसर थे सब 85% सचिव उसी का हेड थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 85% सदस्य, सेना में 88% रूसी उच्च शिखरों पर मौजूद थे, यानी कि हेड ऑफिसर के रूप में मौजूद थे। यानी कि जनसंख्या इसका कम था, ज़्यादा 50% से कुछ ही ज़्यादा था, लेकिन सभी में 80-90% से सभी में क्या था, इनका ज़्यादा था। निकल सकते रूसी का प्रभाव क्या था, ज़्यादा था सोवियत संघ में। विभिन्न गणराज्यों में रूसी गणराज्य की संख्या न सिर्फ बढ़ रही थी, वरन उसमें स्थानीय लोगों की अपेक्षा अधिक नगरीय एवं समृद्ध हो रहे थे। अगर देखा जाए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ के लोग सिर्फ बढ़ ही नहीं रहे थे, स्थानीय लोगों की अपेक्षा देखा जाए तो सभी लोगों की अपेक्षा देखा जाए रूस के नागरिक जो थे वहाँ नगर जो था वो भी वृद्धि होते जा रहा था और वहाँ समृद्ध होते जा रहा था। अब हम लोग देखते हैं कौन करन वेस्ट इंडीज संघवाद। वेस्ट इंडीज संघवाद में समझने का प्रयास करते हैं क्या जो देखते हैं। वेस्ट इंडीज में 1958 में वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन पूछेगा वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब की गई, तो सर 1958 में की गई। लेकिन केंद्रीय सरकार की कमजोरी एवं संघीय इकाइयों की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण 1952 में यह भंग हो गई। क्या होगा, बनाया गया 1958 में, आई खत्म भंग कब हो गया, 1968 में। किसके कम, इसमें कुछ कमजोरियां था, संघ के विरुद्ध में कार्य था, जिसके लिए भंग कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया गया। लेकिन 1973 में चिंग और संधि के द्वारा इन स्वतंत्र प्रायद्वीपियों ने एक साझी संसद, सर्वोच्च न्यायालय, समुदाय और कैरिबियन समुदाय नामक साझा बाजार और संयुक्त संस्थाएं बनाई। क्या किया 1973 में, चिगुआराय संघ की स्थापना किया। इस संघ में क्या की होगा, इस साझी संघ था, यानी साझी संघ का मतलब होती था इसमें सभी का सत्ता समान था, यानी 10 राज्य था, 10 राज्यों का सभी एक प्रतिनिधित्व हेड ऑफिस में बैठे हुए थे। इसका कार्यपालिका थे और सदस्यों देशों की सरकारों के प्रधान उस कार्यक्रम के सदस्य थे, और जितने भी उस देश के सदस्य थे उस सभी सदस्य में हेड ऑफिस में सभी का एक प्रधान था, या कह सकते एक उस पर आगे थे।
तो इस प्रकार वहाँ की इकाइयाँ न तो देश के रूप में रही सकी और न ही किसी अलग अलग रह सकी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, वहाँ जब दोस्त लोग रहने लगे, अलग अलग राज्यों के हर एक लोगों के एक एक प्रतिनिधित्व जो था उसके हेड ऑफिस में रहने लगे, जिससे यह भी लगा कि नहीं, इनको अलग दुरुपयोग नहीं किया जा सकता, सत्ता थोपी नहीं किया जा रहा। जब भी कोई नियम बनेगा, कोई कानून बनेगा, तो सभी के सहमति से नियम क्या बनेगा, नियम या कानून बनेगा। इस तरीके से कह सकते हैं ना तो ये अलग ही रहे, ना ही एक के रूप में रहे, धीरे धीरे क्या चाहिए, ये आपस में एक इकट्ठा होते रहें। दोस्तों पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टीसी, पीटीसी। पवन टीचिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बस ज़्यादा नहीं करें, एक दोस्तों के साथ आप क्या कर दीजिए, सिर्फ एक दोस्तों के साथ आप शेयर कर दीजिए, जिससे हमें और मोटिवेट मिल सके और ऐसे वीडियो आपके सामने और बनाएं, जिससे आपको भी लाभ पहुँचे और हमें भी कुछ पहुँचे। तो अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा समझ में आएगा यहीं से, कौन टीसी, पीटीसी। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है तो बोल सर क्लियर है। आज के बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में एक नई उम्मीद और नए जोश के साथ।